वेलकम बैक नाज़रीन। मोहसिन बेग साहब आपकी तरफ बढ़ूंगा। मोहसिन साहब, हम पहले ये कहते थे कि चूंकि एक सफ़े पे नहीं होते, सफ़ा फट जाता है, वो इस वजह से मुल्क आगे नहीं बढ़ता, पॉलिसी का तसलसल नहीं होता, वो कंसिस्टेंसी चाहिए होती है आपको मुल्क रन करने के लिए। इकट्ठे फिर हर हुकूमत आती थी, वो कहती थी 10 साला मंसूबा है, हम 10 साल तक कहीं नहीं जा रहे हैं और ये जो है हम मुल्क को अपनी टांगों पे खड़ा करेंगे, इस मईशत को जो है वेंटिलेटर से निकालेंगे। अब तो सर एक पेज पे हैं, काफ़ी अरसे से एक पेज पे हैं, हुकूमत भी वही समझती है, सोचती है जो एस्टैब्लिशमेंट समझ रही होती है। तो ये हम आगे प्रोग्रेस क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, आपकी जो टैक्सेस हैं, जितने हैवी टैक्सेस में इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में इसीलिए नहीं आ रही, बल्कि लोकल बिजनेसमैन भी आपका मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। आपने हाउस इन ऑर्डर नहीं किया, आपने आईएमएफ के कहने पे इतने हैवी टैक्सेस लगाए और जो लोग टैक्स दे रहे हैं उनको भी आपने इतना जज कर दिया है कि वो भी टैक्स देने के काबिल नहीं रहे। तो मकसद ये है कि जब आप इन सारी चीजों को ठीक नहीं करेंगे, कोई भी शख्स हुकूमत में ले आए, किसी को भी ले आए, वो परफॉर्म नहीं कर पाएगा, क्योंकि आईएमएफ ने इस तरीके की पॉलिसीज आपको दी हुई हैं। और कुछ लोग हमारे हमारे यहाँ से एजेंट हैं आईएमएफ के या ऐसे अदारों के जो इकोनॉमी को चलने ही नहीं दे रहे, ऐसी पॉलिसीज लाते हैं जो आवाम से अवामी मफाद से मुस्ताद होती हैं, ताकि वो आप इंडस्ट्री का हाल देख लीजिए, इंडस्ट्री बंद हो रही है। आप इलेक्ट्रिसिटी के बिल देख लीजिए, कारोबार नहीं हो सकता इतनी एक्सपेंसिव इलेक्ट्रिसिटी लेके। इसी तरह ये सारे अवामिल लेकिन अगर आप लेकिन देख लेकिन लें। मोहसिन साहब, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हम किसको ब्लेम करें, किसके पास जाएं? मतलब यही शहबाज शरीफ साहब अब कितनी दफ़ा हुकूमत कर चुके हैं। अगर हम देखें 2022 से कॉन्टीन्यूस हुकूमत चल रही है, चाहे वो पीडीएम की हो, अब चाहे मुस्लिम लीग नून की आ गई है। पिछले अरसे में नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब को भी आजमाया। तो हम फिर ये शिकवा अवाम किससे करें कि भाई कौन आएगा ऐसा मसीहा जो आके जादू की छड़ी फेंकेगा तो सारी कुछ सही हो जाएगा? स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात करते हैं और वो मैं कह के प्रोग्राम्स में थक गया हूं कि हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें। अब मईशत का पहिया दुरुस्त से जाने लगा है, नाजुक मोड़ से निकलने की कोशिश हो रही है। ये सारी वो बातें जो आवाम जानती है। हाउ टू चेंज दैट? ये बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। बिलीव कीजिए, मैं खुद इसी पे बहुत बात करता हूँ कि कौन आएगा, कौन इस मुल्क को चेंज करेगा। ये पॉलिसी, ये मुल्क बड़ा शानदार है, बड़ा बड़ा ही बिलीव कीजिए, अगर आपकी राइट पॉलिसीज हो, हाउस इन ऑर्डर हो, ये मुल्क 2 साल में अपने पाँव पे खड़ा हो सकता है। और इसमें बड़ा पोटेंशियल है, लोगों में भी रिजिलियन है, काम करने के लिए लोग तैयार हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट में हमारे यहाँ कुछ ऐसे लोग शामिल हैं जो 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 ये चीज होने ही नहीं देते, और वो हर चीज का तोड़ यही है कि जी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो बंदा पूछता है जी वजह बता दें कि क्यों नहीं हो सकता। लेकिन आप कोई भी पॉजिटिव सोल्यूशन लेके जाएं, क्योंकि ये मुल्क अब इस नहज पे पहुंच गया है कि आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन चाहिए, जिससे अवाम को डायरेक्टली फायदा, बिजनेस कम्युनिटी को फायदा, और आपका जो कारोबार है वो रोलिंग में आए। तो वो आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन तो उनको कबूल ही नहीं है। तो वो वही घिसी पिटी, आप देख लें ऑयल प्राइसेस कैसे हाई कर देते हैं। अच्छा जी, गवर्नमेंट ने इन क्राइसिस में जंग के दौरान रिलीफ दिया, 128 बिलियन का ऑयल कंपनीज ने फ्रॉड कर दिया। तो मकसद ये है कि बड़े से छोटा हर बंदा जिसका हाथ पड़ा है वो दाव लगा रहा है, लेकिन पॉलिसीज नहीं हम बना सके, अनफॉर्चुनेटली। आप वो भी छोड़ें, एक 25-26 करोड़ का मुल्क है, हम एक इकोनॉमिस्ट पैदा नहीं कर सके। हम इधर उधर से बैंकर शंकर लाते हैं, वो फिर जो हाल करता है वो आपके सामने है। वो अपना कैरियर बनाने के चक्कर में है कि बाहर नौकरी मिलेगी, आईएमएफ में नौकरी मिलेगी। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस मुल्क को आगे बढ़ने नहीं दे रहे, और उनके हाथ में ये पॉलिटिशियन, मतलब प्राइम मिनिस्टर सही। कुछ करना भी चाहता है, ऐसा डराते हैं, ऐसा काम है, आपको बिल्कुल फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि उसको कुछ करने ही नहीं देते। तो अभी भी ये जो आपको बजट में थोड़ा सा रिलीफ मिला है, ये प्राइम मिनिस्टर ने खुद आईएमएफ से बात करके, नेगोशिएट ठीक। करके, ये थोड़ा सा जो बजट में रिलीफ है, ये ये थोड़ा सा उनकी वजह से हुआ। प्राइम मिनिस्टर की अपनी एफर्ट्स हैं। इसार राना साहब, कश्मीर के इलेक्शंस की बात करते हैं। व्हाट डू यू सी? अगर देखा जाए, तहरीक इंसाफ ने बैकआउट कर दिया है,
लेकिन तहरीके इंसाफ का ये बायकॉट का डिसीजन बैक बाय इमरान खान नहीं है। मुज़ाकरात की टेबल पे बैठते हैं तो पहली पीटीआई की चीज़ ये होती है कि ठीक है सारी मामला ठीक हैं, लेकिन इमरान खान साहब से वेट कराएंगे, फिर उसके बाद फिर हम आगे बात चलेगी। लेकिन इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, इमरान खान साहब का इसमें इनपुट शामिल नहीं है, कैसे देखते हैं? यही तो कामयाबी है इस सिस्टम की कि इमरान खान से मिलने ही नहीं दे रहे जो उनको गाइडलाइन दे सके। यही तो वो चाहते हैं, यही वजह तो है कि इमरान खान को मुलाकात भी करने दी जाती, और अगर वो लड़ भी लेते तो उन्होंने कौन सा जीतना था। पाकिस्तान के इंतखाबात तो मैं आपको भी ब्रेकअप लिख के दे देता हूँ कि कश्मीर में किसको कितनी सीटें मिलेंगी, थोड़ी सी प्लस माइनस के साथ बिल्कुल वही होगा। तो ये तो अब इंतखाबात एक मजाक, एक ढकोसला बन गए, और ये जमहूरियत के साथ मजाक तो नहीं, मजाक तो खैर हम पिछले 1947 से जमहूरियत के नाम पर मजाक ही देख रहे हैं, लेकिन अब तो ये ठट्ठा बन के रह गया, ये मजाक भी नहीं रहा है, जिसके अंदर सबको पता होता है कि किसको जिताया जाना है, किसकी हुकूमत बनवाई जानी है। तो ये ढकोसला करने की भी जरूरत नहीं, इतने पैसे इलेक्शन पे खर्चने की भी जरूरत नहीं है। वैसे ही फैसला कर दिया करें कि भाई अब इस्तेकाम पार्टी को जो है इस बार हम आगे लेके जाएंगे और वो बनाएगी, या गिलगित में अचानक एक बांझ पार्टी के अंदर 5-6 टेस्ट ट्यूब करतान असेंबली पैदा हो जाते हैं। सारा सर मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ कि इलेक्शंस जो हैं फिर वो मीनिंगफुल नहीं रहते, लेकिन अगर कोई बड़ी सियासी जमात ये फैसला भी करती है तो डेफिनेटली उसके अंदर मौजूद कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फैसला किया। कल शफी जान साहब से मैं पूछा था तो उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि इलेक्शन हो, लेकिन चूंकि पार्टी का डिसीजन है। कौन से ऐसे लोग हैं, अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि कैसे हो गया ये डिसीजन, मुझे पता नहीं है, कौन से ऐसे लोग हैं फिर फैसला कर लेते हैं? देखिए ये तो अब उनका पार्टी का इंटरनल इशू है कि उनमें क्या मैकेनिज्म है, और मैं तो आप ये जहां कर रहे हैं भाई वो इलेक्शन क्यों नहीं लड़े, इस पे क्यों नहीं कर रहे कि ये इलेक्शन होते हैं, इन्हें इलेक्शन कहा जा सकता है। मेरा ख्याल है आप किसी दिन इस पे प्रोग्राम करें कि क्या हम इलेक्शन के नाम पर जो कुछ भी कर रहे होते हैं जमहूरियत के साथ, क्या उसे हम इलेक्शन कह सकते हैं? जिस इलेक्शन के अंदर एक जमात के ऊपर आप उसके निशान छीन लें, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन ना लड़ने दें, उनको पार्टी मानने से इनकार कर दें, उनके लोगों को कैंपेन ना करने दें, उनके लोगों के कागजात जमा ना होने दें, उसके बाद अगर वो कहेंगे जी हमने इलेक्शन नहीं लड़ना, तो हम इस पे डिबेट कर रहे होते हैं कि भाई ये इलेक्शन क्यों नहीं लड़े। इस पे डिबेट नहीं कर रहे होते कि एक पार्टी को आप बतौर पार्टी तस्लीम नहीं कर रहे, उसे निशान नहीं दे रहे, उसके कैंडिडेट को नहीं मान रहे, उनको उधर घुसने नहीं दे रहे, उनको कैंपेन नहीं करने दे रहे, इस पे हम बात नहीं करते। फिर हम कहते हैं सोशल मीडिया पे लोग क्यों जा रहे हैं, नेशनल मीडिया भाई असल बात कर ही नहीं सकता, उसमें इतनी सकत ही नहीं है कि वो असल बात कर सके। इशू तो ये होना चाहिए कि ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप बैन कर दें और उसको इलेक्शन लड़ने से रोक दें, और उसके बाद दूसरी जमातों के लिए रास्ते खोल दें, नामालूम अंदाज में लोगों के क्या कहते हैं आके जमात में अरकान असम्बली, एक ऐसी जमात जो वहां से एक सीट नहीं जीती उसको 6 लोग भी आगे ज्वाइन कर लें, उसको मखसूस नशिस्तें भी मिल जाएं। विफाक के अंदर अगर एक बार पार्टी ये कहे कि हमारी नशिस्तें, तो कहे जी तुम्हारे तो क्योंकि शनाख्ती कोई नहीं है लिहाजा तुम्हें ये मखसूस नशिस्तें नहीं मिलेंगी, ये दूसरी जमात को मिल जाएंगी। तो हमें तो मेरे सिस्टम के ऊपर आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, सिस्टम पे बात होनी चाहिए। 2024 के इलेक्शन में भी 2 जुमले और सुन लीजिए मेरे कमर साहब, 2 जुमले और सुन लीजिए। और ये जो हमारे बहुत सारे दोस्त, ठीक है वो जिस विंडो में बैठे होते हैं उनको इसमें नजर आ रहा होता है कि जी हाँ ऐसे ही है, इमरान खान ने इकोनॉमी का बेड़ा गर्क कर दिया, तो क्या इमरान खान के और आज के दौर में जो जमीन आसमान का फर्क हो गया है, बदतरीन मुआशी बदहाली का शिकार हैं, 0 इन्वेस्टमेंट है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे आप कह रहे हैं जी बजट में कुछ हमें मिला है गरीब आदमी को, बजट से पहले 10 अरब डॉलर आपने लेवी के नाम पे लोगों की जेबों से निकाल लिए। ठीक कैसी हुकूमत है ये, किस लिए हुकूमत आई? हमाद साहब आपकी जानिब बढ़ूंगा। एक तो इलेक्शन पे बड़ा वैलिड सवाल उठाया, लेकिन आपने देखा कि 2024 के इलेक्शंस थे, उसमें पीटीआई ने चूंकि पार्टिसिपेट किया, उसमें जो कुछ भी हुआ उसके बाद पीटीआई को एक बड़ा नैरेटिव मिला, और उस नैरेटिव पे काफी अर्से तक वो खेलते रहे कि हमें जो है वो पार्टी को एज अ पार्टी साइडलाइन किया गया, जो कि बहुत हद तक दुरुस्त है। बहुत सारी जो पीटीआई के साथ ज्यादतियां हुई हैं, लेकिन स्टिल व्हेन वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस इन केपी, जिस पे अभी तक क्वेश्चन मार्क है, अगर एक पार्टी सिर्फ अपने लीडर को
फोकस कर रही है और फोकस नहीं कर रही उस तरह से प्रोवेंस पे, आप नहीं समझते उससे बहुत ज़्यादा मसाइल और मजीद आगे बढ़ रहे हैं? कमर मुझे एक मिनट दीजिएगा। देखिए, इसार राणा साहब ने कहा कि इमरान खान और मौजूदा दौर में क्या फर्क है, कौन कौन सा तीर मारा है। ठीक कहा, मईशत के हवाले से कोई तीर नहीं मारा, दहशतगर्दी पर काबू के हवाले से कोई तीर नहीं मारा, लेकिन ये तीर जरूर मारा कि वो मोदी जो हमारा फोन अटेंड नहीं करता था, उस मोदी के साथ और उसके ताकतवर फौज के साथ क्या किया। ये तीर जरूर मारा कि मलेशिया से जहाज वापस मोड़ दिया जाता था, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया पाकिस्तान की बलाएं ले रहा है। सफारती हवाले से बहुत बड़ी कामयाबी मिली। पिछले साल मई की जंग में बहुत बड़ी कामयाबी मिली। ठीक है, हमें मुआशी और टेररिज्म के हवाले से कामयाबियां नहीं मिली है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ मिला। दूसरी बात उन्होंने की इलेक्शन के हवाले से, गरीब आदमी को क्या मिला, मुझे एक मिनट ये बता दें, इससे गरीब आदमी को क्या मिला। ये कहानियां जो हम सुनाते हैं कि हमने पूरी दुनिया पता कर ली, गरीब आदमी को क्या मिला। मुल्क गरीब आदमी से चलता ही का, आम आदमी जो है वो इकाई है किसी रियासत की। ये मत सुनाए कि हो गया वो है। जी अहमद साहब क्या सुनानी है आपने। हम बैनुल-अक़वामी चैंपियन बन गए, लेकिन हमारे अंदर अपनी लड़ाइयां नहीं खत्म ठीक है साहब, पॉइंट आ गया। हम बैनुल-अक़वामी चैंपियन है। जी अहमद साहब, अगर इसार साहब बात कर रहे हैं तो फिर मैं चुप हो जाता हूं। वो बात कर रहे थे तो मैं खामोश था, आप मुझे बोलने दे। जी अहमद साहब। जी, दूसरी बात उन्होंने की इलेक्शन के हवाले से। 2024 के इलेक्शन में उनको 1964 का इलेक्शन का नहीं पता, फातिमा जना के साथ क्या हुआ था और एबडो में क्या होता रहा। 1970 में इलेक्शन जीतने वाला क्या जेल में नहीं पड़ा था और फिर उसके साथ क्या हुआ था, जिसने नहीं जीता था वो वजीर आजम बना था। 1985 में तमाम सियासी जमातों को निकालकर जनरल जिया ने क्या गैर जमाती इलेक्शन नहीं करवाए थे। 1990 में बेनजीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था। 2002 के इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। फिर 2018 में उसी नवाज शरीफ के साथ क्या हुआ था। अजीब बात है कि इमरान खान के साथ ये हुआ, लेकिन दूसरों के साथ, भाई ये वो दूसरों के साथ जब हो रहा था तो उसके सबसे बड़े हमायती भी इमरान खान थे। उसकी हमायत इमरान खान ही कर रहे थे। वो तो कहते थे कि जो मेरा मुखालिफ है उसको जेलों में डाल दो, उसको ये करो, उसको वो करो। वो तो कभी जमहूरियत के लिए आए नहीं, वो तो इक़्तिदार के कशमकश में है इस वक्त। लेकिन सर अभी अगर मजामत कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा मजामत करते हुए भी इमरान खान साहब भी नजर आ रहे हैं सर। इतने अरसे से जेल काट रहे हैं, उनके खुद मुखालफिन कह रहे हैं कि वो जी एक मिनट मकम्बर। हाँ, इमरान खान यकीनन मकबूल है और जेल में जो भी होता है वो मकबूल होता है। भुट्टो भी मकबूल थे, बेनजीर भी मकबूल थी, नवाज शरीफ भी मकबूल थे। इसमें कोई हैरत का पहलू नहीं है। जो सियासत का तालिब इल्म होता है, जो सहाफत करता है, उसको इस चीज का इदराक होता है कि जेल और मजलूमियत के जमाने में लीडर हमेशा मकबूल होता है। जब नवाज शरीफ जेल में थे और इमरान खान इक्तिदार में थे तो इसी पंजाब में 15 सीटों पर ज़मीनी इलेक्शन हुआ था और नवाज शरीफ ने 14 सीटों पर इमरान खान को शिकस्त दी थी। मकबूल थे क्योंकि मजलूम थे। मकबूलियत मजलूमियत के साथ जुड़ी होती है। एक बात और, इमरान खान अगर जेल में है तो उसकी हमायत नहीं की जा सकती। हमने कभी नहीं की इन चीजों की हमायत, लेकिन हम इस पर तनकीद करेंगे कि सियासी लीडर का रवैया क्या है, वो उसका स्टांस क्या है, उसका नैरेटिव क्या है, वो किस ट्रैक पर आगे जा रहा है। यही सवाल मैं आगे लेके बढ़ूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेने, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। मोहसिन साहब कि इमरान खान साहब जेल में और पार्टी जो है उनके लिए कुछ करती नजर नहीं आ रही, तो कब तक जेल में उनका सफर मोहसिन साहब को नजर आ रहा है। एक छोटे से ब्रेक के बाद।